नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इक्वेटर एजुकेशन पे। और आज डेट है 4 जून और हम शुरुआत करते हैं हमारे करंट अफेयर्स की कि कौन कौन से करंट अफेयर्स हैं जो हमारे लिए एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले हम देखेंगे दोनों ही न्यूज़पेपर्स के फ्रंट पेज, और फ्रंट पेज पर हम देखेंगे कौन कौन सी न्यूज़ है जो हमारे आज काम की है और उससे जुड़ा हुआ है ना जो कंसेप्ट है ना वो हमारा क्लियर होना चाहिए। देखो, करंट अफेयर पढ़ने का फ़ायदा तभी है कि जब हमें उस पूरे करंट अफेयर्स के सारे कंसेप्ट के बारे में हमें पता हो। ठीक है, तो देखिए आज जैसा आप सभी को पता है कि इलेक्शंस के रिजल्ट आज घोषित किए जाएंगे और नई लोकसभा का गठन इन परिणामों के बाद में होगा। और सभी को उत्सुकता रहती है कि हमारे देश के अंदर जो अब अगली सरकार है, अगले 5 साल हैं, वो किस सरकार के द्वारा पूरे किए जाएंगे। इसके बाद में देखिए जो YSRCP की जो याचिका थी उसे रिजेक्ट कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। और ये याचिका कोई बहुत ज़्यादा हमारे काम की नहीं है, ये हमारे एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से भी इम्पोर्टेंट नहीं है, ये भी ज़्यादा हमारे काम की नहीं है। पॉलिटिकल न्यूज़ ज़्यादा है देखिए इसके अंदर। और ये सेंसेक्स और निफ्टी है वो भी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ गया है जब से एग्जिट पोल अनाउंस हुआ है। तो बहुत ज़्यादा खबर इसमें कोई नहीं है जो हमारे एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट हो। यहाँ भी हम देखेंगे वही है कि आज काउंटिंग होगी और काउंटिंग के बाद में रिजल्ट घोषित किए जाएंगे। और जैसा कि आप सभी को पता है, सभी राजनीतिक दल ये कहते हैं भाई हमारी सरकार बन रही है, हमारी सरकार बन रही है। तो वो तो डिसीजन 12-1 बजे के बाद में उसी के बाद में पता चलेगा कि एक्चुअल में जनता ने किसे अगले टर्म के लिए चुना है। ठीक है, अब ये पीएम किसान सम्मान निधि जो एक योजना है जिसमें 2-2 हज़ार रुपये 3 किश्तों में मिलते हैं हर किसानों को, उससे जुड़ी हुई ये खबर है। तो इसको भी हम डिस्कस अलग से कर लेंगे कि योजना क्या है, इस योजना में क्या क्या बेनिफिट मिलता है। इसके बाद में सेंसेक्स और निफ्टी है वो एक साथ तेज़ी से बढ़ा है और हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच गया है। तो हम एक बार ये डिस्कस कर लेंगे कि सेंसेक्स क्या होता है, निफ्टी क्या होता है, इनके ऊपर जाने का क्या मतलब होता है, और अगर ये क्रैश करते हैं तो उसका मतलब क्या होता है। अब देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, जो ब्रह्मोस मिसाइल थी ना उसके पूर्व इंजीनियर थे और उनके ऊपर ये आरोप था कि उन्होंने इस ब्रह्मोस के सीक्रेट पाकिस्तान को दिए हैं। उन्होंने ब्रह्मोस के सीक्रेट पाकिस्तान को प्रोवाइड करवाए हैं और उसके बदले में उन्हें बहुत सारे बेनिफिट्स मिले हैं। तो इनको अरेस्ट कर लिया गया था, इनका नाम निशांत अग्रवाल था। और अब इनको देखिए फाइनली कन्विक्ट घोषित कर दिया गया है कि वास्तव में इनके ऊपर जो आरोप लगाया गया था वो आरोप साबित हो जाते हैं और इनको आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई है। इन्होंने पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसीज हैं उनको भारत के जो ब्रह्मोस मिसाइल की खुफिया जानकारी थी ना वो शेयर कर दी थी। तो ये ब्रह्मोस है ना, ये न्यूज़ में आएगा, कल भी आएगा, आर्टिकल भी आएगा। तो ये जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये कि ब्रह्मोस आखिरकार है क्या, और इससे जुड़े हुए सारे MCQ के थ्रू हम इसको कंसेप्ट को समझेंगे कि वास्तव में ब्रह्मोस मिसाइल है, ये एक मिसाइल है, ये क्या काम करती है और कैसे ये काम करती है। तो सबसे पहला सवाल वो यही है कि जो ब्रह्मोस मिसाइल है ना वो किन 2 देशों का संयुक्त परिणाम है। कौन सी 2 कंट्रीज़ है जिन्होंने मिलकर ब्रह्मोस मिसाइल को बनाया है। देखिए ये भारत की मिसाइल है, भारत के अंदर बन रही है, भारत की सेना इसे काम में ले रही है, भारत के द्वारा ही बनाया गया है। लेकिन इसके निर्माण में जो 2 देश इन्वॉल्व हैं उसमें देखो एक तो भारत है, आप सारे ऑप्शंस में देख लो, एक तो भारत है क्योंकि भारत में बन रही है। इसके अलावा भारत को टेक्नोलॉजी उपलब्ध करवाने में और सारी हेल्प उपलब्ध करवाने में किस देश का योगदान है, तो वो आप देखेंगे वो योगदान है रशिया का। तो भारत और रूस ने मिलकर इस मिसाइल को डेवलप किया है। तो ये जो ब्रह्मोस मिसाइल है ये भारत और रशिया दोनों देशों का संयुक्त उपक्रम है। अब देखो इसका नाम भी बहुत इंटरेस्टिंग है, इसका नाम ब्रह्मोस आया कहाँ से। तो देखो भारत की एक नदी है ब्रह्मपुत्र, आप सभी को पता है, नॉर्थ ईस्ट रीजन के अंदर जो अरुणाचल प्रदेश है, असम है, वहाँ पर हमारी ब्रह्मपुत्र नदी बहती है। उसके अलावा रशिया की एक नदी है जिसका नाम है मोस्कोवा, मोस्कवा नाम है। तो आप अब देखोगे तो देखो सबसे पहले ब्रह्म, यहाँ से तो उन्होंने ले लिया ब्रह्म, ठीक है, यहाँ से क्या ले लिया ब्रह्म, और इस मोस का ले लिया MOS। तो दोनों नदियों के जो नाम है ना इनको काट के फिर इनको ऐड किया तो ये मिसाइल कौन सी बन गई, ब्रह्मोस। इसीलिए आप देखोगे ना M है ना, M कैपिटल लेटर है, इसका मतलब है ये पूरा वर्ड किसी दूसरी जगह से आया है और ये वर्ड दूसरी जगह से। तो ये तो आया है ब्रह्मपुत्र नदी से और MOS आया है मॉस्को जो नदी है रशिया की, वहाँ से। तो दोनों देशों ने एग्रीमेंट किया एक मिसाइल को बनाने के लिए और दोनों देशों ने आपस में मिलकर ये मिसाइल बनाई है। इसके लिए जो टेक्नोलॉजी हमें मिली है वो भी रशिया से ही हमें मिली है। तो ये दोनों ही देशों का संयुक्त उत्पाद है
और आप पूरी तरह से इस एक्सप्लेनेशन में देख भी सकते हैं। भारत और रूस का ये संयुक्त उद्यम है। ब्रह्मोस भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की मस्कवा नदी है ना, उन मस्कवा या मस्कोवा इसको बोलते हैं, वहाँ से इनके नाम को लिया गया है। तो दोनों देशों में ये सहयोग का एक बड़ा प्रतीक भी है। इसके बाद में फिर से हम देखेंगे कि ब्रह्मोस मिसाइल की मुख्य विशेषताएं क्या हैं। अब देखो, ब्रह्मोस मिसाइल की मुख्य विशेषताएं जानने से पहले हम देख लेते हैं कि मिसाइल देखो दो प्रकार की होती है। एक मिसाइल क्या होती है, जैसे मान लो ये लॉन्चिंग पैड है और ये मिसाइल है, ठीक है, ये मिसाइल है। तो ये एक मिसाइल क्या होती है कि ये यहाँ से उड़ेगी 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 और उसके बाद में ये जाएगी एनवायरनमेंट से बाहर चली जाएगी, ठीक है, पूरा जो हमारा वायुमंडल है ना, उस वायुमंडल से बाहर जाएगी और फिर उसके बाद में ये वायुमंडल में चलते हुए वापस अपने टारगेट को आकर हिट करेगी, ठीक है, अपने टारगेट को आकर हिट करेगी। देखो ये यहाँ पे एक तो मिसाइल ये होती है। दूसरे टाइप की मिसाइल क्या होती है, जैसे मान लीजिए ये मिसाइल है, यहाँ पर हम मिसाइल बना लेते हैं। तो दूसरे टाइप की मिसाइल क्या होती है, ये क्या करेगी, जैसे मान लीजिए इसका टारगेट यहाँ है तो ये सीधा ही जाएगी, जैसे प्लेन जाता है ना, जैसे आपको पता होगा प्लेन हमारा जैसे टेक ऑफ करता है तो सीधा एक तरह से वो सीधा चला जाता है, तो ऐसे कैसे सीधा जाके टारगेट के ऊपर गिर जाएगी। तो ये वायुमंडल से बाहर नहीं जाएगी, सीधा ही जैसे सीधा एक तरह से जाके और ये एक सर्कुलर रूट बना के सीधा टारगेट के ऊपर जाकर गिर जाएगी। तो ये जो पहले वायुमंडल से बाहर जो मिसाइल गई, इसे हम कहते हैं बैलिस्टिक मिसाइल। देखो बैलिस्टिक मिसाइल, ठीक है, और जो सीधा ही अपने टारगेट के ऊपर चली जाए, वायुमंडल के अंदर अंदर ही चलती है, तो वो मिसाइल कहलाती है क्रूज मिसाइल। आ गई बात समझ में। तो मिसाइलें दो तरह की होती हैं, एक होती है बैलिस्टिक मिसाइल, जो पहले तो है ना, पहले तो जाएगी सीधा सीधा आकाश में जाएगी, सीधा उड़ेगी आकाश में जाएगी, फिर उसके बाद में आकाश में चलते हुए वापस वायुमंडल में एंट्री करेगी और फिर आके अपने टारगेट को हिट करेगी। एक मिसाइल क्या होती है, वो कहीं नहीं जाती, वो सीधी, देखो इस तरह से, आप अब समझ लो, इस तरह से लगी हुई रहती है वो, और इस तरह से, और सीधा ही वो जाके और दुश्मन का जो भी हमारा बेस है जहाँ पर हमला करना है उसके ऊपर सीधा ही जाके वो गिरती है, ठीक है, उसे हम कहते हैं क्रूज मिसाइल। तो अब आप ब्रह्मोस मिसाइल की बात करोगे कि ब्रह्मोस मिसाइल किस प्रकार की मिसाइल है, तो देखो हाइपरसोनिक मिसाइल है, तो ये बिल्कुल नहीं है। बैलिस्टिक मिसाइल है, बिल्कुल भी नहीं है। क्रूज मिसाइल है, बिल्कुल ये क्रूज मिसाइल है। जो हमारी ब्रह्मोस मिसाइल है वो है क्रूज, यानी ये केवल और केवल वायुमंडल के अंदर ही गति करती है, वायुमंडल के अंदर ही चलती है। और इसके पहले लगा हुआ है एक सुपरसोनिक वर्ड। तो सुपरसोनिक का मतलब है कि जो ध्वनि होती है ना, साउंड, उससे भी तेज स्पीड है इसकी। जैसे कोई भी व्यक्ति बोलता है, हमें सुनाई देता है, तो जितना जल्दी सुनाई देता है ना, उससे भी तेज ये मिसाइल गति करती है, ठीक है। इसके बारे में हम जानेंगे। देखिए सुपरसोनिक मिसाइल है, इसका मतलब पता चल गया कि ध्वनि की गति से भी तेज, और क्रूज का मतलब है ये वायुमंडल से बाहर नहीं जाती, ये सीधा ही हमला करती है, ठीक है। और इसकी स्पीड है 2.8 मैक से 3.0 मैक, जो बहुत तेज़ स्पीड है, और दुनिया की सबसे तेज़ क्रूज मिसाइलों में से भी ये एक है। सेकंड या थर्ड रैंक पे इसकी रैंकिंग आती है वर्ल्ड में क्रूज मिसाइलों में, स्पीड के मामले में। तो बहुत अच्छी मिसाइल है, बहुत उन्नत मिसाइल है, और रशिया ने भारत के साथ मिलकर इसे बनाया है। और ये एक प्रकार की क्रूज मिसाइल है। और कौन सी, सुपरसोनिक मिसाइल। और एक मिसाइल होती है देखो सबसोनिक। सबसोनिक मिसाइल का मतलब क्या होता है, ऐसी मिसाइल जिसकी गति ध्वनि की गति से क्या हो, कम, उसे हम कहते हैं सबसोनिक। और जिस मिसाइल की गति ध्वनि की गति से ज़्यादा हो उसे हम कहते हैं सुपरसोनिक, ठीक है। चलिए इसके बाद में देखिए, हम बहुत खबरें पढ़ रहे हैं कि हिमाचल एरिया के अंदर, हिमाचल में, उत्तराखंड में, इन रीजन्स के अंदर फॉरेस्ट में बहुत ज़्यादा आग हमें देखने को मिल रही है। जैसे हमारा हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, इन क्षेत्रों के अंदर बहुत व्यापक पैमाने पर जंगलों में आग लग रही है, और उस आग की वजह से हमारा बहुत सारा नुकसान भी हो रहा है। तो अब हम देखेंगे इससे जुड़े हुए MCQs। तो हिमालय क्षेत्र में लगातार ये आग जल रही है, आग लग रही है, तो इसमें सबसे बड़ा कारण इनमें से कौन सा है। तो आप वीडियो को पॉज करके चारों ऑप्शन देखें। अब देखिए हिमालय क्षेत्र के अंदर ज्वालामुखी गतिविधियां बिल्कुल भी नहीं होती है। हिमालय में आज तक कभी भी कोई भी ज्वालामुखी गतिविधि नहीं हुई है। बिजली गिरने की वजह से जंगलों में आग लगना, ये बिल्कुल भी एक तरह से पॉसिबल बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आप देखो बिजली कब गिरती है, जब बहुत तेज़ बारिश होगी ना, तब बिजली गिरेगी। तो बिजली गिरने की वजह से अगर आग भी लगेगी ना जंगलों में, तो वो उस बारिश के साथ बुझ भी जाएगी। लेकिन हम अब खबरों में क्या पढ़ रहे हैं कि लगातार आग लग रही है और वो फैलती जा रही है, बुझ भी नहीं रही है। तो अगर बादलों से बिजली गिरने की वजह से अगर हिमालय क्षेत्र में आग लगेगी, तो इसका मतलब है कि बारिश हो रही है, और बारिश होगी तो वो आग बुझ भी जाएगी। इसके बाद में देखिए हिमालय रीजन के अंदर है ना, फैक्ट्रियाँ भी बहुत कम है।
आप केवल कॉमन सेंस से हम इस सवाल को भी कर सकते हैं कि वहाँ पर उद्योग बहुत कम है। आप हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में अगर देखेंगे तो वहाँ फैक्ट्रियों की संख्या बहुत कम है अपेक्षाकृत। तो इसका जो सबसे बड़ा कारण है वो है एग्रीकल्चर पद्धतियाँ, जो नई प्रकार की या जो कृषि पद्धतियाँ वहाँ अपनाई जा रही है ना पहले से, वो कृषि पद्धतियाँ इसके लिए जिम्मेदार हैं। अब ये कैसे जिम्मेदार है, देखिए क्या होता है, हिमालय के जो पर्वतीय भाग है ना वहाँ पर क्या होते हैं, स्लैश एंड बर्न प्रकार की कृषि होती है ना, स्लैश एंड बर्न प्रकार की ये खेती क्या होती है। देखो बहुत पुराने समय में क्या होते थे, जैसे जो जंगलों में जनरली लोग रहते हैं वो क्या करते हैं कि जंगल के एक भाग को काट देते हैं, पूरे में उसमें पेड़ काटते हैं, वहाँ पर वो खेती करते हैं, ठीक है। पूरे एरिया को वो काटेंगे, वहाँ पर खेती करेंगे, 2-3 साल खेती करने के बाद में वो क्या करते हैं, जैसे उस भूमि की उपजाऊपन खत्म हुआ, उस एरिया को छोड़कर दूसरी जगह चले जाते हैं। फिर वहाँ पर जंगलों को काटेंगे और वहाँ आग लगाएंगे, ठीक है। इतना बड़ा जंगल नहीं काटा जाएगा एक एक पेड़, तो वो उस एरिया में क्या करते हैं, आग लगा देते हैं। आग लगा के जैसे ही वहाँ पेड़ पौधे जल गए तो उस एरिया के अंदर वो अपनी खेती कर लेते हैं, ठीक है। तो इसे स्लैश एंड बर्न कृषि कहा जाता है। इसका अलग अलग नाम है, जैसे इसको कहीं पे झूम खेती भी कहते हैं। झूम खेती का मतलब क्या है कि जंगल के एक एरिया में आग लगाएंगे कुछ लोग, फिर उस एरिया के अंदर आग लगाएंगे, फिर उस एरिया को साफ करेंगे, फिर वहाँ खेती करेंगे, फिर 3-4 साल खेती करने के बाद में जब उस भूमि की उपजाऊ क्षमता खत्म हो जाएगी तो उस भूमि को छोड़कर दूसरी जगह चले जाएंगे, फिर वहाँ जाएंगे और वहाँ पर आग लगाएंगे, वापस प्रोसेस करेंगे। तो कई बार क्या होता है, ये जो आग लगाई जाती है स्थानीय लोगों के द्वारा या स्थानीय किसानों के द्वारा, वो आग क्या बेकाबू होकर पूरे जंगलों में पहाड़ों में फैल जाती है और इस वजह से हिमालय क्षेत्र के अंदर कई बार आग विकराल रूप धारण कर लेती है, ठीक है। तो इसका उत्तर है कृषि पद्धतियाँ। हिमालय क्षेत्र में वनाग्नि के मुख्य कारणों में से एक है स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, यानी झूम खेती। इसे क्या कहते हैं हम, झूम खेती, ठीक है। या इसे हम एक नाम और है स्थानांतरित कृषि, ठीक है, स्थानांतरित कृषि, ठीक है। यहाँ पर किसान कृषि भूमि के लिए वन भूमि को जलाकर साफ करते हैं। कभी कभी ये आग नियंत्रण से बाहर हो जाती है और ये पूरी आग पहाड़ों में और जंगलों के अंदर फैल जाती है, जिस वजह से ये लंबे समय तक जारी रहती है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब फिर से इसी वनाग्नि से जुड़ा हुआ एक और सवाल है और इस सवाल में हम देख लेते हैं कि इसमें हो रहा क्या है। तो आप एक बार वीडियो को पॉज करके और फिर अच्छी तरह से आप देखें। तो जो क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है, उस 4 के अंदर क्या है, देखिए हिमालय की वनाग्नि की वजह से सबसे ज़्यादा कौन सा इम्पैक्ट हो रहा है, सबसे ज़्यादा कौन सा इम्पैक्ट हो रहा है। देखो अगर जंगलों में आग लगेगी तो कृषि उपज में वृद्धि होगी क्या, बिल्कुल नहीं होगी। अगर जंगलों में आग लगेगी तो बहुत सारा धुआं वायुमंडल के अंदर जाएगा, तो उस वजह से पोल्यूशन में वृद्धि हो जाएगी। तो यहाँ पर लिखा है वायु प्रदूषण में या वायु गुणवत्ता में सुधार, तो बिल्कुल गलत जवाब। फिर है जल संसाधनों में वृद्धि। देखिए आग लगने की वजह से है ना जल संसाधन सूख जाते हैं, तो ये भी गलत जवाब है। और हमारा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, जैव विविधता का नुकसान। जैव विविधता का मतलब क्या होता है कि एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर जीवों की जितनी भी प्रजातियां स्पेसीज हैं उन सबको हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी या जैव विविधता। जैसे यहाँ पर पेड़ पौधे, यहाँ पर घास हो गई, यहाँ पर वन्य जीव हो गए, वन जीव जंतु हो गए, रेप्टाइल्स हो गए, ऑर्थोपोड जो ग्रुप है उसके जीव जंतु हो गए। तो सारे सब लोगों को मिला के संयुक्त रूप से हम ये कहेंगे कि ये बायोडाइवर्सिटी है। अब इस एरिया के अंदर आग लग जाएगी तो यहाँ के पेड़ पौधे भी समाप्त हो जाएंगे, यहाँ के जानवर है वो भी जलकर मर जाएंगे, रेप्टाइल्स है वो भी मर जाएंगे, और पेड़ों पे रहने वाले जो जानवर हैं वो भी मर जाएंगे। तो सारे के सारे जीव जंतु खत्म हो जाएंगे, तो इससे जैव विविधता को नुकसान पहुँचता है। तो इसका उत्तर होगा सी, ठीक है। हिमालय की वनाग्नि के कारण पौधे और जानवरों की जो प्रजातियां हैं उनके आवास नष्ट हो जाते हैं और इससे जैव विविधता को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता है, ठीक है। और दीर्घकाल में तो और ज़्यादा कमी आती है। इसके बाद में देखिए तेलंगाना जो राज्य है हमारे देश का, उसके फॉर्मेशन को 10 साल पूरे हो चुके हैं। 10 साल पहले इस जून में ही 2 जून 2014 को नए राज्य का गठन हुआ था और उसका नाम था तेलंगाना। तो तेलंगाना के गठन को 10 साल पूरे हो चुके हैं और इसको लेकर बहुत सारी अखबार के अंदर खबरें आ रही हैं। तो हम इससे रिलेटेड जो MCQs बन सकते हैं हमारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो हम देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले भारत में नए राज्यों के गठन के लिए कौन सा संवैधानिक अनुच्छेद है जो प्रावधान करता है कि नए राज्यों का गठन किया जाएगा। तो देखिए वो है अनुच्छेद संख्या 3। जब आप संविधान पढ़ेंगे उसका अनुच्छेद नंबर 3 हमारे क्या कहता है
कि किस तरह से नए राज्य हमारे देश के अंदर बनाए जा सकते हैं। यानी वो पूरी की पूरी प्रोसीडिंग बताता है कि भाई नया राज्य बनेगा तो कैसे बनेगा, संसद क्या काम करेगी, राष्ट्रपति क्या काम करेंगे। तो संविधान की अगर हम बात करेंगे तो अनुच्छेद संख्या 3 है जो हमें बताती है। ठीक है, इसमें एक्सप्लेनेशन में भी आप आराम से देखो, एक्सप्लेनेशन को भी आप आराम से पढ़ें ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो। देखिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3 है, वो कहता है कि नए राज्यों का गठन कैसे होगा, मौजूदा राज्यों का क्षेत्र क्या होगा यानी एरिया क्या होगा। जैसे मान लीजिए एक एमपी है एक राज्य, तो वो कहाँ तक फैला होगा, उसकी बाउंड्री क्या होगी, वो भी निर्धारित अनुच्छेद 3 के तहत ही किया जाता है। राज्य का नाम में परिवर्तन होगा, राज्य की सीमाएँ कहाँ तक फैली हुई है, इन सब से रिलेटेड जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है वो है अनुच्छेद 3 के अंदर। ठीक है, चलिए इसके बाद में देखिए सबसे लेटेस्ट या सबसे नया राज्य कौन सा है भारत के अंदर बना हुआ। भारत के अंदर सबसे नया राज्य जो गठित हुआ है वो कौन सा है, तो वो हमने भी डिस्कस भी कर लिया था कि 2014 जून 2 को जो सबसे नया राज्य हमारे गठन हुआ था वो है तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना हमारा बिल्कुल नवीनतम राज्य है जो अभी गठित हुआ है। तो 2 जून 2014 ये डेट भी आप ध्यान रखें। और तेलंगाना वो आंध्र प्रदेश से अलग होकर नवीन तेलंगाना का गठन किया गया और तेलंगाना 2 जून 2014 को अस्तित्व में आया है। तो इस राज्य को बने हुए 10 साल पूरे हो चुके हैं, इसलिए ये हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। इसके बाद में देखिए भारत में नए राज्य के गठन की प्रक्रिया का पहला चरण क्या होता है। तो देखो अभी जो हमने देखा, जो आर्टिकल 3 है ना, वो कहता है भाई नया राज्य बनाना हो या पुराने राज्य का नाम बदलना हो या राज्य की सीमा का निर्धारण करना हो या राज्य का जो क्षेत्रफल है उसमें अगर कोई परिवर्तन करना हो, ये सारे के सारे अधिकार किसे हैं, संसद को। केवल और केवल संसद को ये अधिकार है, राज्य की विधानसभाओं को या विधानमंडलों को ये अधिकार नहीं है। तो अगर किसी भी राज्य का हम गठन करेंगे तो सबसे पहला चरण क्या होगा कि संसद के अंदर एक विधेयक पेश किया जाएगा, संसद के अंदर विधेयक पेश किया जाएगा और संसद के अंदर वो विधेयक अगर फाइनली पारित हो जाता है, राष्ट्रपति की अनुमति मिल जाती है, तो फिर नए राज्य का गठन हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहला चरण क्या होता है, संसद में विधेयक को पेश करना। आगे बात समझ में, तो इस प्रक्रिया को हम समझ भी लेते हैं। देखिए नए राज्य का गठन कैसे होता है, तो सबसे पहले क्या होता है कि राष्ट्रपति जी एक काम करते हैं कि जिस भी राज्य में, मान लीजिए जैसे आंध्र प्रदेश से अलग करना था हमें, तेलंगाना को नया राज्य बनाना था, तो आंध्र प्रदेश की जो विधानसभा है ना, वहाँ पर एक प्रपोजल भेजा राष्ट्रपति महोदय ने कि भाई हम आपसे अलग करके और एक तेलंगाना राज्य का निर्माण करना चाह रहे हैं। ठीक है, एक प्रस्ताव भेजा जाता है। अब देखो इस प्रस्ताव को वहाँ की विधानसभा पारित करके भेजी। अगर वहाँ की विधानसभा इसे पास कर देती है और अगर वहाँ की विधानसभा इसे रिजेक्ट कर देती है, तो आप बताओ क्या क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर किसी भी राज्य की विधानसभा नए राज्य के गठन के प्रस्ताव को अगर रिजेक्ट कर देती है या उसे पास कर देती है, दोनों ही केस में कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अनुच्छेद 3 क्या कहता है कि सारी की सारी पावर संसद के अंदर है। ये केवल और केवल एक तरह से राज्य के मन को जानने के लिए या उस राज्य की विधानसभा का इच्छा क्या है, उसकी क्या इंटेंशन है, उसको जानने के लिए प्रस्ताव भेजा जाता है। और इससे उस नए राज्य बनना या नहीं बनना है उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ये प्रस्ताव पास हो जाता है तो भी अच्छी बात है, पास नहीं होता है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर क्या होता है, देखो संसद के अंदर ये प्रस्ताव पेश किया जाता है राष्ट्रपति की अनुमति से, और अगर संसद के दोनों सदन इस प्रस्ताव को पास कर देते हैं और फिर भेज देते हैं राष्ट्रपति महोदय के पास में, और राष्ट्रपति अगर इसको अनुमति दे देते हैं तो नए राज्य का गठन हो जाता है। तो बहुत आसान सी प्रक्रिया है कि नए राज्य का गठन कैसे होगा। सबसे पहले राष्ट्रपति की अनुमति से संसद के अंदर विधेयक लाया जाएगा और संसद के दोनों सदनों द्वारा, ठीक है, दोनों सदनों द्वारा ये साधारण बहुमत से, आराम से इसे याद कर लें, कोई विशेष बहुमत की जरूरत नहीं है, साधारण बहुमत से इसे पारित करके राष्ट्रपति को भेजा जाता है और राष्ट्रपति जैसे ही अनुमति देते हैं तो फिर नए राज्य का गठन हो जाता है। आगे बात समझ में, सबसे पहले राष्ट्रपति की अनुमति से एक विधेयक संसद में रखा जाएगा, संसद के दोनों सदन इसे साधारण बहुमत से पारित करेंगे, फिर ये पारित होके ये बिल राष्ट्रपति के पास जाएगा, राष्ट्रपति अगर इसकी अनुमति दे देंगे तो नए राज्य का गठन
हो जाएगा। लेकिन इससे पहले राष्ट्रपति एक और एक्सरसाइज करते हैं कि राष्ट्रपति किसी भी राज्य की विधानसभा जहाँ से नया राज्य टूटकर बन रहा है ना, उस राज्य की विधानसभा के पास उसका इंटेंशन जानने के लिए एक प्रस्ताव भेजेंगे। और वो प्रस्ताव भेजना तो ज़रूरी है, लेकिन अगर वो पास हो रहा है तो भी ठीक है, और अगर वो प्रस्ताव रिजेक्ट हो रहा है तो भी ठीक है। इससे आगे की प्रक्रियाओं पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, चाहे विधानसभा पास करे चाहे नहीं करे। संसद अपनी पूरी प्रक्रिया को फॉलो करके नए राज्य का निर्माण कर सकती है। ठीक है, कुछ फैक्ट हमें और ध्यान रखने चाहिए। देखिए, जैसे नया राज्य बनता है, ठीक है, संसद को अधिकार क्या क्या है वो तो हमने डिस्कस कर ही लिए। नए राज्य बनाने का है, एक राज्य को 2 भागों में बांटने का है, राज्य की सीमाओं में परिवर्तन का अधिकार भी है ना। अब फ्यूचर के अंदर अगर संसद चाहे कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश को मिलाकर हम एक आंध्र प्रदेश ही बनाएंगे तो बिल्कुल संसद ऐसा कर सकती है। सेम प्रोसीजर, देखो ये सेम प्रोसीजर फॉलो करनी होगी। इस प्रोसीजर को फॉलो करके वापस से भी वो किसी राज्य को समाप्त भी कर सकती है, सीमा में परिवर्तन कर सकती है, नाम में परिवर्तन कर सकती है, और देखो केंद्र शासित प्रदेश का गठन भी कर सकती है। जैसे नया जम्मू कश्मीर जो पहले राज्य था उसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, तो यही प्रोसेस फॉलो की गई। अब जब जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश से हटाकर एक पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा तो भी ये प्रोसेस फॉलो की जाएगी। तो राज्य के नाम में, सीमा में, उसके चरित्र में या उसके बॉर्डर में, बाउंड्री में कोई भी परिवर्तन करना हो तो सेम यही पूरी की पूरी जो प्रोसेस है ये फॉलो की जाती है। और ये जो साधारण बहुमत से ही पारित की जाती है, ये जो पूरी प्रक्रिया है वो साधारण बहुमत से पारित की जाती है। और ये प्रक्रिया अनुच्छेद 368, ठीक है, अनुच्छेद 368 क्या कहता है कि संविधान में संशोधन कैसे किया जाएगा। तो ये 368 के तहत संविधान का संशोधन नहीं माना जाएगा, संशोधन नहीं माना जाएगा। यानी नए राज्य अगर बन रहा है, ठीक है, नया राज्य बन रहा है या 2 राज्यों को मिलाकर कोई राज्य बन रहा है, केंद्र शासित प्रदेश बन रहा है या केंद्र शासित प्रदेश से पूर्ण राज्य बन रहा है, तो ये सारी प्रक्रियाएं होती है ना, तो ये 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाता। इसे हम ये नहीं कहेंगे कि संविधान में संशोधन हो रहा है, इसे हम कहेंगे कि सामान्य विधेयक है और साधारण बहुमत से ये पारित हो रहा है। आ गई बात समझ में? तो उम्मीद है ये पूरा कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा, इसी उम्मीद के साथ आप सभी का थैंक यू वेरी मच।